हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जो पिछले कई सालों के जो एआईबी के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग एआईबी 4 जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ था 9 दिसंबर 2012 को बीसीआई के द्वारा, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 51 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और स्टेप बाय स्टेप समझ गए थे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कौन कौन से पेपर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सारे जो है चीजों को देखते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग आगे जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। विदेशी निर्णय की विधि मान्यता को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अधीन चुनौती दी जा सकती है। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सीपीसी जो है, सीपीसी 1908, इसका सेक्शन 13 के तहत जो फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होता है, यानी विदेशी निर्णय यानी फॉरेन जजमेंट जो है, उसका विधि मान्यता को किस कोर्ट में, किस अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ऑप्शन है केवल सिविल न्यायालय में, केवल दांडिक न्यायालय में, सिविल और दांडिक दोनों न्यायालय में, ना तो सिविल ना तो दांडिक न्यायालय में। आप सभी को पता होगा सीपीसी जो है सिविल मामलों को देखता है या सिविल मामले से संबंधित जो भी मैटर होता है उसको देखता है। और धारा 13 में आप इसको एक्सप्लेन विस्तार से देख सकते हो। जब आपके पास बैरक्ट होगा सीपीसी का तो उसका सेक्शन 13 में आप बेहतर जो है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हो। लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप नहीं भी बैरक्ट पलटाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सीपीसी जो है सिविल मामलों को देखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल सिविल न्यायालय में, यानी 52 का जो आंसर है वो क होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अधीन प्रत्येक वाद किया जाएगा। यानी पूछ रहा है कि सीपीसी के धारा जो 15 है उसके तहत प्रत्येक वाद को, जितने भी केसेस आते हैं उसको संस्थित किया जाएगा, कोर्ट में संस्थित किया जाएगा। राइट। तो ऑप्शन है जिला न्यायालय में, अवर वर्ग के न्यायालय में, उच्चतर वर्ग के न्यायालय में, उक्त में से सभी। आप सभी को पता होगा। और सीपीसी का जो है सेक्शन 15 को आप बेहतर देख सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 को। लेकिन ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जब कभी भी सीपीसी सेक्शन 15 के तहत जो भी वाद जो है आए हैं तो उसको किस कोर्ट में पहले रखा जाएगा, ये चीजें तो पता है। जिला न्यायालय में डायरेक्ट जाएगा नहीं, उच्चतर वर्ग के न्यायालय में तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? अवर वर्ग के न्यायालय में। राइट। और इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ भी देख सकते हो आप। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अनुसार कोई वाद विचारण की सक्षमता रखने वाले नियम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। सबसे पहले जो है किस कोर्ट में भेजा जाता है? जब कोई भी वाद आता है तो सबसे पहले निचले वर्ग का जो निम्नतम कोर्ट है उसी कोर्ट में जाएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ख, अवर वर्ग के न्यायालय में। इसमें से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कहा किसमें जाएगा? अवर वर्ग के न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। दिल्ली में निवास करने वाला एक्स कलकत्ता में वाई के प्रति मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है, वाई एक्स के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकता है। इसमें जो है एक आपको जो है कहीं ना कहीं ये समझिए कि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहा है और कलकत्ता में वाई के प्रति मानहानिकारक, यानी वाई जो है कलकत्ता में रह रहा है, उसके खिलाफ जो वो मानहानिकारक कथन प्रकाशित कर रहा है। ठीक है। तो वाई जो है एक्स के विरुद्ध कहाँ वाद दाखिल करेगा? क्योंकि वाई तो कोलकाता में रह रहा है और एक्स दिल्ली में रह रहा है, तो वो कहाँ पे करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली में या कोलकाता में या भारत में कहीं भी, या तो दिल्ली या कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो दिल्ली या कोलकाता में, क्योंकि एक्स जो है दिल्ली में है और वाई कोलकाता में है। और वाई जो है एक्स के खिलाफ कंप्लेन करना चाह रहा है तो वो कोलकाता में भी कर सकता है और दिल्ली में भी कर सकता है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। प्रसंगत मामला सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 19 के दृष्टांत क पर आधारित है। यानी जब आप सीपीसी का सेक्शन 19 को देखोगे तो आपको बेहतर इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। संविदा के भंग के लिए, क्षति के लिए वाद उस स्थान पर दाखिल किया जा सकता है जहां संविदा की गई थी या जहां संविदा का पालन किया जाना था या भंग हुआ, या भारत में कहीं भी, दोनों क और ख। देखिए, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है भंग होता है, संविदा जो है भंग होता है, तो उसका जो क्षति के लिए वाद होता है, जब उसका जो भी नुकसान हुआ, हानि हुआ, उसके लिए जो केस होता है, उस केस को किस स्थान पर दाखिल किया जाएगा, यानी किस लोकेशन में जो है रजिस्टर किया जाएगा। तो जहां संविदा की गई थी बिल्कुल हो सकता है वहां भी, यानी जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जहां संविदा का पालन किया जाना था, जिस लोकेशन में संविदा का पालन किया जाना था या भंग हुआ था या जहां पे भंग हुआ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों जगह हो सकता है, क और ख दोनों, या तो क में भी हो सकता है या ख में भी हो सकता है। यानी जहां पे संविदा की गई थी वहां भी वाद जो है दाखिल कर सकता है, या जहां संविदा का पालन किया जाना था या भंग हुआ जहां पे, वहां भी किया जा सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, या आप बिना बैरक्ट खोले भी इसका आंसर जो है सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। प्रत्येक वाद पत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के अधीन तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए, मौखिक साक्ष्य द्वारा, शपथ पत्र द्वारा या दस्तावेज द्वारा, या मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेज द्वारा। तो इसमें तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि आप लोग जो है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा सीपीसी की धारा 26 के अधीन जो है जब भी कभी तथ्यों को साबित किया जाना होता है, कोई प्रूफ करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग?
एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट के द्वारा उसको प्रूव करते हैं, तो शपथ पत्र हो जाएगा इसका आंसर, शपथ पत्र द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ख 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, परिसीमा के परिनियमों का अस्तित्व इस कारण है कि, यानी जो परिसीमा, आपको पता होगा जो लिमिटेशन एक्ट है, परिसीमा अधिनियम, उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीसी से रिलेटेड ही है, होता है। तो कह रहा है कि परिसीमा के परिनियमों का अस्तित्व इस कारण है कि दीर्घ काल तक निष्क्रिय दावे में उनमें न्याय की अपेक्षा क्रूरता अधिक है, या प्रतिवाद पुराने दावे पर विवाद करने के लिए साक्ष्य को खो सकता है, या उचित वाद हेतु के साथ व्यक्तियों को युक्त तत्परता के साथ उनकी पैरवी करना चाहिए, या उक्त में से सभी। तो ये जो ऊपर जो भी ऑप्शन दिया गया है, ये सभी जो है परिसीमा अधिनियम के तहत है। तो परिसीमा के परिणामों का अस्तित्व जो है, ये सारे के सारे इसमें सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। आप इसको बेहतर जो है एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। परिसीमा की संविधि एक ऐसी विधि है जो एक ऐसी समय सीमा परिसीमा काल निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत प्रभावित पक्षकार अपने पक्षकारों को लागू करा सकता है, या किसी हानि या क्षति होने पर प्रतिकार निवारण की कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो इसको जो है बेहतर जो है आप स्पष्टीकरण में देख लिए, और इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी घ। परिसीमा अधिनियम 1963 लागू है सिविल वादों में, दांडिक मामलों में, उक्त में से दोनों सही है, या उक्त में से सभी। तो ये आपको पहले भी हम बता दिए हैं, जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 वो कहाँ पे लागू होगा, सिविल वाद में, क्रिमिनल में थोड़ी ना होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 58 का जो आंसर है वो क हो जाएगा, यानी जो लिमिटेशन एक्ट है वो सिविल केसेस में जो है लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन देखिए, कानूनी बैठक आयोजित करने की असफलता पर व्यक्तिक्रम करने वाली कंपनी के लिए शास्ति होगी, यानी जो कानूनी बैठक आयोजित करने में अगर असफल हो जाता है तो उसमें जो है कंपनी के लिए सस्ती होगी, क्या होगी, तो व्यक्तिक्रम के प्रतिदिन के लिए 500 रुपया, या परिसमापन या व्यक्तिक्रम के प्रतिदिन के लिए 1000 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है जब आप कंपनी जो एक्ट है, कंपनी अधिनियम 1956, उसका धारा 165 को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जब भी कभी कानूनी बैठक आयोजित करने में असफलता होता है तो व्यक्तिक्रम करने वाले कंपनी जो है के लिए शास्ति जो होता है वो व्यक्तिक्रम के प्रतिदिन के लिए 500 रुपया का होता है। तो ये तो कंपनी एक्ट से है, तो इसको आप बेहतर जो है देख सकते हो कंपनी एक्ट में। क्योंकि स्वतंत्र अंतर्निहित अज्ञापक है, तो सूचीबद्ध कंपनी में, अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, विदेशी कंपनी में। तो जब हम इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अंशों की स्वतंत्रता अंतर्निहितता शेयर धारकों का पूर्ण अधिकारी है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 111 का अवलोकन करें, यानी जब आप कंपनी एक्ट जो 1956 है उसको 111 धारा पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब भी अंशों की स्वतंत्र अंतर्निहित अज्ञापक होता है तो उसमें जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 61, सूचीबद्ध कंपनी का संगम ज्ञापन होगा सारणी क के अनुसार, ख के अनुसार, ग के अनुसार, घ के अनुसार। तो इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि प्रश्न ही स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी एक्ट जो है सारणी संख्या क ख ग घ सूचीबद्ध कंपनी के संगम में ज्ञापन करती है, और इसमें ऑप्शन जो है दिया हुआ है क ख ग घ, इसमें से सब न हो जाएगा। तो यानी इसमें जो है क्वेश्चन ही सही नहीं है, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन देना चाहिए जो है इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाता है इनमें से सभी, यानी सूचीबद्ध कंपनी का संगम जो है तो सारणी क ख ग घ इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी उसी टाइप का है लग रहा है। संगम ज्ञापन से निम्न खंडों में से किसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, उद्देश्य खंड का, दायित्व खंड का, संगम खंड का, पंजीकृत कार्यालय खंड का। तो स्पष्टीकरण है कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, प्रश्न में वर्णित सभी खंडों का समय समय पर संशोधन किया जा सकता है, यानी जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ खंड, उद्देश्य खंड हो, दायित्व खंड हो, संगम खंड हो, पंजीकृत कार्यालय खंड हो, ये सभी का जो है समय समय पर जो है संशोधन किया जा सकता है। और इसमें पूछ रहा है कि किसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये सब का किया जा सकता है, तो क्वेश्चन ही जो है सही नहीं है, इसमें लास्ट में ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय दंड संहिता में कोई बात अपराध नहीं है जो उस शिशु द्वारा किया जा सकता है जो 8 वर्ष से नीचे है, 10 वर्ष से नीचे है, 7 वर्ष से नीचे है, 12 वर्ष से नीचे है। तो जब आप आईपीसी का सेक्शन 82 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब भी कभी भी 7 वर्ष से नीचे का कोई शिशु है यानी बच्चा है, अगर उसके द्वारा अपराध किया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय दंड संहिता के तहत जो है उसको कोई अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, 7 वर्ष से नीचे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है यदि अपराध जो अधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि मृत्यु कारित की जाएगी, युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि साधारण उपहित कारित की जाएगी, चोरी के तत्काल पश्चात चोरी की गई संपत्ति के साथ बचकर निकलने का है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का है जो स्वेच्छा अपहरित उपहित कारित करने के अपराध को करने के पश्चात भाग रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसको पहले समझिए, शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने तक विस्तारित यदि अपराध जो अधिकार के प्रयोग का अवसर प्रदान करता है, तो इसका होगा युक्ति युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न करता है कि मृत्यु कारित की जाएगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जब आप आईपीसी का सेक्शन 100 देखोगे तो आपको इसको जो है बेहतर समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट है तो आप खोल के जो है उसका सेक्शन 100 जो है देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। धारा 498 क के अधीन क्रूरता का तात्पर्य है और इसके अंतर्गत, ये तो आपको सबको पता ही होगा, 498 ए आईपीसी की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसके अंतर्गत क्रूरता का तात्पर्य क्या है? तो केवल दहेज की मांग, केवल शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़ना, उक्त में से कोई नहीं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़ना होगा ना, यानी ये मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट की बात करता है 498 ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा अपराध है जहां स्वयं अपराध की तैयारी दंडनीय है? यानी ऐसा कौन सा अपराध है जहां अपराध अगर नहीं भी किया है, खाली अपराध करने की तैयारी कर रहा है तो भी वो दंडनीय हो जाएगा? यानी चोरी या डकैती या हत्या या बलात्संग। तो इसका आंसर हो जाएगा डकैती। डकैती एक ऐसा अपराध है, जब आप भारतीय दंड संहिता की धारा 399 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर चोरी वाला जो ऑफेंस है, अगर वो चोरी नहीं किया, खाली चोरी का तैयारी किया तो वो अपराध नहीं है। हत्या का भी तैयारी किया तो वो अपराध नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा बट अपराध नहीं होगा। बलात्संग भी वही होगा, लेकिन डकैती एक ऐसा अपराध है अगर उसका आप प्लानिंग भी कर रहा है, कोई तैयारी भी कर रहा है ना, तो भी वो अपराध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। रेक्स बनाम गोविंदा में भारतीय दंड संहिता के वो उपबंधों के बीच अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया गया था। यानी पूछ रहा है कि ये जो केस था एक रेक्स बनाम गोविंदा, इसमें आईपीसी के वो उपबंधों के बीच अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया गया था। किसमें? धारा 34 और धारा 149, धारा 302 और 304, धारा 299 और 300 और धारा 403 और 405। तो बोल रहा है कि रेक्स बनाम गोविंदा के वाद में जो है, जब आप इस केस को देखोगे ना तो पता चलेगा आपको कि धारा 299 और 300 में जो है कहीं ना कहीं इसके बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। कौन ने अपनी लगभग 14 वर्षीय पत्नी के साथ उसकी सम्मति से मैथुन किया? कौन ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया, बलात्संग का अपराध किया। अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, क्योंकि सम्मति थी, इसलिए क बलात्संग के अपराध क दोषी निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा कि आप सब सभी को भी पता होगा कि 14 वर्षीय अगर पत्नी भी है, जैसे पहली बात तो 14 वर्षीय पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो अंडर एज हो गया, नाबालिग हो गया, तो उसका शादी कैसे हो सकता है ना? क्योंकि शादी का तो मिनिमम जो है फीमेल का 18 वर्ष और मेल का 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर 14 वर्षीय पत्नी भी है और वो सहमति है, यानी वो स्वेच्छा से जो है उसकी सम्मति से आप उसके साथ जो है संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए, तो भी कहीं ना कहीं वो बलात्संग का अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ख हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण को देखिए ध्यान से। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है। यानी 15 वर्ष से कम की अगर है तो वो बलात्संग का अपराध होगा। ये कहां पे है? धारा 375 का अपवाद 2 के अनुसार। फिर अब बोल रहा है कि अब ध्यान से इसको भी देखिए, अब 2018 के संशोधन के पश्चात जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करेगा वह धारा 376 3 के अधीन दंड का भागी होगा। यानी अगर आपका पत्नी ही है या अगर कोई भी फीमेल है और वो उसकी सहमति से अगर वह 16 वर्ष से कम है, 16 वर्ष या 16 वर्ष से कम आयु है, तो कहीं ना कहीं वो अपराध का श्रेणी में आएगा। इस बात को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसने न्याय शास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधि शास्त्र और नियंत्रण संबंधी विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? इसमें से जो विद्वान है बहुत सारे, हॉलैंड है, बेंथम है, केल्सन है, पैटर्न है। इसमें से बोला है कि कौन जो है न्याय शास्त्र के विषय में व्याख्यात्मक, यानी उसको जो है एनालिटिकल जो जूरिस्प्रूडेंस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें बेंथम जो है, जेरेमी बेंथम, वही जो है इसमें एनालिटिकल लॉ स्किल की बात किया था। तो इसमें जो है व्याख्यात्मक विधि शास्त्र जो है इसके विषय में बेंथम ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। किसने न्याय शास्त्र को अधिवक्ता के अतिरिक्त रूप में वर्णित किया है? जूलियस स्टोन या बकलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोन। यानी जूलियस स्टोन जो है वो न्याय शास्त्र को अधिवक्ता के अतिरिक्त के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कल्पना सिद्धांत निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? यानी जो कल्पना का सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामित्व, दायित्व, न्याय, विधि, व्यक्तित्व। तो इसमें हो जाएगा विधिक व्यक्तित्व। यानी जो कल्पना का सिद्धांत है वो इसमें से किससे संबंधित है? विधि व्यक्तित्व से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखिए। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों सेविनी और सामंड है। कल्पना सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या प्रकृति व्यक्तियों के अतिरिक्त विधि कुछ निश्चित काल्पनिक या न्यायिक व्यक्तियों को भी सामतिक की अधिकार की विषय वस्तु मानती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। सुन्नी मुसलमान कितबिया लड़की से विवाह करता है, विवाह क्या होगा? विधि मान्य है या शून्य है या नियमित है या इनमें से कोई नहीं?
तो अगर कोई सुन्नी मुसलमान है और वो कितबिया लड़की से विवाह करता है तो वो विधि मान्य होगा, यानी वो करेक्ट होगा। विधि सुन्नी मुसलमान एक कितबिया लड़की से विवाह कर सकता है, परंतु एक मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक लड़की के साथ किया गया विवाह सुन्नी विधि में अनियमित माना जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो है वो किसी भी किताबी लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मूर्ति पूजा वाला लड़की है या अग्नि पूजक लड़की है तो उसके साथ जो है विवाह करना वो सुन्नी विधि के जो है विरुद्ध माना जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा विधि मान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, ठीक है, मुसलमानों को किस शाखा पर आधारित है? हनफी शाखा, सफी शाखा, मलिकी शाखा, जैदी शाखा। तो सबको पता होगा हनीफी शाखा, यानी हनफी जो शाखा होता है, यानी हनफी स्कूल जो है, इसमें जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम है, यानी जो ये कानून है 1939 का है, आप इसको फैमिली लॉ में देख सकते हो, इसमें हनफी स्कूल की बात किया गया है। तो मुस्लिम विवाह विघटन जो है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए हनफी शाखा पर आधारित है। 74 देखिए, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन महिला हिंदू को दत्तक में पुत्र या पुत्री को ग्रहण करने की क्षमता है यदि वह विवाहित नहीं है, वह विवाहित है, वह विधवा है और उसको कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, किंतु विधवा पुत्रवधू है, या वह तनिक भी दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये देखिए बोल रहा है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है 1956 का, उसके तहत जो हिंदू महिला है वो दत्तक में पुत्र या पुत्री को ग्रहण करने की क्षमता यदि वह क्या होगा, तो यदि वह विवाहित नहीं है, ठीक है, यदि वो अनमैरिड है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी इस कानून के तहत जब भी कोई जो है ग्रहण पुत्र या पुत्री ग्रहण करने की क्षमता किसमें है, अगर वो विवाहित नहीं है, अगर कोई भी महिला है वो विवाहित नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, हिंदू विधि के अधीन शून्य और शून्य करणीय विवाह से जन्मी संतान क्या होगा? धर्मज, अधर्मज, अवैध, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि हिंदू कानून के अधीन जो है शून्य और शून्य करणीय विवाह अगर होता है तो उससे जो बच्चा जन्म लेगा तो वो कैसा बच्चा होगा? धर्मज होगा, अधर्मज होगा, अवैध होगा। इसमें जो है धर्मज, वो बच्चा जो है धर्मज होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 यानी बोल रहा है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की सेक्शन 16 के अनुसार शून्य या शून्य करणीय विवाह से जन्मी संतान को धर्मज संतान माना जाता है। तो जब आप ये कानून पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। इसका आंसर जो है धर्मज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन शब्द तालाबंदी को परिभाषित किया गया है। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक्ट जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसके तहत जो एक शब्द है तालाबंदी, है ना, उसको किसमें परिभाषित किया गया है? तो जब आप उस कानून को पढ़ोगे रिवोल्यूशन एक्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि धारा 2 के अधीन जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धारा 2 स्पष्टीकरण को देखिए, यानी धारा 2 में जो है इसको परिभाषित किया गया है तालाबंदी शब्द को। ठीक है, याद रखिएगा। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत तालाबंदी से अभिप्राय नियोजक तथा अस्थायी तौर पर नियोजन के स्थान को बंद करना या कार्य को स्थगित कर देने या इसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी संख्या में काम देने से इनकार कर देना है। तो जब आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक्ट का सेक्शन 2 यानी 2 को जब आप देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 तक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 100 क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 से 100 तक वो कवर करेंगे।